वीरता का यह रोमांटिक दृष्टिकोण युद्ध के उन योद्धाओं की कहानियां जिन्होंने अपमान से अधिक मृत्यु को प्राथमिकता दी, जिसे प्रताप ने दरबार में भाटों से और यहाँ तक कि ज़नाना की महिलाओं से सुना था, अंततः उनके जीवन के अनुभवों से कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। रक्तरंजित युद्ध क्षेत्रों की कठोर वास्तविकताओं से। लेकिन बचपन से शिकार और सैन्य अभियानों में भाग लेकर प्रताप अन्य योद्धाओं की तरह एक दुश्मन का सामना करते समय भय को दूर करना या कम से कम दुनिया से अपने भय को छिपाना सीख गए थे। मेवाड़ के शासक और उनका दरबार जिस भी किले में रहता था, दिन की शुरुआत और अंत किसी न किसी मंदिर में पूजा के साथ होता था। शाम को जब अंधेरा हो जाता, शाही परिवार के सदस्य और उनके सेवक एक हॉल में इकट्ठा होते। बड़ी बड़ी थालियां और ट्रे लाई जाती, जिनमें छोटे मिट्टी और धातु के दीपक होते, जिनमें तेल और बत्तियां होती जो या तो मुड़ी हुई रुई या सेमल के कपास के धागे या पुराने कपड़े की होती। दीपक को प्रणाम करने के बाद और एक या दो भक्ति गीत सुनने के बाद शाही परिवार, दरबारी और विशेष रूप से बच्चे या तो दरबार के गायकों और आने वाले कलाकारों से संगीत सुनने के लिए या बीते दिनों की कहानियां सुनने के लिए बैठ जाते। दोनों ही संगीत प्रदर्शन और कहानियां कभी कभी विजय और वीरता और खतरों का सामना करने के साहस की रोमांचक गाथाएं होती थीं, और कभी कभी दुखद गाथाएं होती थीं क्योंकि वे कर्तव्य, न्याय, सम्मान और जिम्मेदारी के मूल्यों को बनाए रखने के लिए बलिदान और त्रासदी की कहानियां सुनाते थे। इन कथाओं से सभी श्रोता, युवा और वृद्ध मंत्रमुग्ध हो जाते, भले ही उन कहानियों को अनगिनत बार सुना जा चुका हो। इन शाम की संगीत और कहानी सुनने के सत्रों के माध्यम से प्रताप और उनके भाई बहन अपने पूर्वजों और उन कई अन्य राज्यों के पूर्वजों के इतिहास को सीखते, जो उस समय मेवाड़ के मित्र या शत्रु थे। कभी कभी भाट या गायक स्थानीय होते थे और दूसरी बार ऐसे कलाकार और भाट आते थे जो प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे या मेवाड़ के दरबार में ऐसा करना चाहते थे। एक बार एक प्रसिद्ध भाट जो वंशावली रक्षक समुदाय चारण से थे, ने अनुरोध किया था कि सभी हथियार उस सभा कक्ष के बाहर छोड़ दिए जाएं, जहां शासक, उनके परिवार और दरबारी बैठे थे। प्रताप और उनके भाइयों और सौतेले भाइयों ने इस मांग को देखकर आंखें मटकाई। प्रताप को यह प्राचीन भाट का व्यवहार दिखावा प्रतीत हुआ। फिर भी कथा आरंभ हुई। पूरा दरबार उसमें लीन हो गया। बाद में कोई यह पक्का नहीं कर पाया कि यह कैसे हुआ, लेकिन एक विशेष प्रसंग में प्रताप ने खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को पाया कि अनायास ही उनकी तलवारें उनकी खाली म्यानों पर जा चुकी थीं। उस दृश्य का वर्णन इतना प्रभावशाली और मार्मिक था। महाराणा उदय सिंह कभी कभी अपने पूरे दरबार के साथ अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते थे, जिसका भूगोल चित्तौड़ किले के आसपास के समतल मैदानी इलाकों से लेकर घने जंगलों वाले अरावली पर्वत तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने गोगुंडा और कुंभलगढ़ के किलों को फिर से सुदृढ़ किया था। मेवाड़ के मैदान, जो पूर्व की ओर जयपुर और दिल्ली की ओर विस्तारित थे, कृषि की दृष्टि से समृद्ध थे और उनकी उपजाऊ घाटियां बनास नदी की अन्य सहायक नदियों जैसे बेरच, वागन, खारी, गंभीरी और मोरेल द्वारा सिंचित होती थीं। इस नदी तंत्र से उत्पन्न उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बेहतरीन फसलें देती थी। मेवाड़ के मैदानों और पहाड़ियों की हरी भरी हरियाली उसके पड़ोसी राज्य मारवाड़ के कठोर रेगिस्तानी इलाके से तीव्र विपरीतता में थी। महाराणा उदय सिंह का अपने राज्य में लगातार स्थान बदलने का अभ्यास अच्छा प्रशासन और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में मदद करता था। ये स्थानांतरण बड़ी हलचल और संगठित अव्यवस्था के बीच होते थे। महाराणा जहां कुछ महीनों या वर्षों तक रहना चाहते थे, वहां अग्रणी सैनिक पहले ही भेज दिए जाते थे, जबकि धीमी गति से चलने वाली अग्रिम टुकड़ियां, जिनकी परिभाषित भूमिकाएं और कर्तव्य होते थे, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निकलती थीं ताकि जब शाही दल पहुंचे तो उनके लिए सब कुछ तैयार हो। खाद्य सामग्री, तंबू, हथियार, धार्मिक वस्त्र, तेल और घी के बड़े बड़े मटके, चारा,
रस्सियां, उपकरण और औजार जैसी विशाल मात्रा में चीजें वफादार सेवकों द्वारा रानियों में से एक के निर्देशन में चेक की जाती थीं। इनमें से एक रानी प्रताप की मां भी थीं। प्रताप हमेशा इन यात्राओं का इंतजार करते थे, जो कई दिनों तक चलती थीं। रास्ते में इलाके का पता लगाने, अच्छी सवारी और शिकार करने और रात में कैंपफायर के चारों ओर बागों द्वारा उनकी कहानियों और कविताओं की प्रस्तुतियों का आनंद लेने के अवसर होते थे। मेवाड़ के पहाड़ी जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते थे, जिसे आज की वनस्पति विहीन पहाड़ियों को देखकर कल्पना करना कठिन है। चित्रों और तस्वीरों से पता चलता है कि यह प्रक्रिया केवल 20वीं सदी के पहले हिस्से में शुरू हुई थी। 19वीं सदी के अंत में लिखने वाले मेवाड़ के इतिहासकार फतेह लाल मेहता ने लिखा, पहाड़ों और जंगलों में कई प्रजातियों के हिरण पाए जाते हैं। जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, खरगोश, शाही, बंदर, भेड़िए, लोमड़ी और भालू भी पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर बाघ पाए जाते हैं, जबकि तेंदुए की संख्या अधिक है। पक्षियों की कई प्रकार की प्रजातियां हैं, जिनमें तोते, गिद्ध, बाज, बगुले, सारस, तीतर, कबूतर, मोर, जंगली बतखें शामिल हैं। एरस्किन की इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, जो 1908 में संकलित की गई थी, चीतल हिरण, कृष्णमृग, नीलगाय, खरगोश, तीतर, रेत के बटेर और अन्य शिकार पक्षी और मुर्गे अधिक खुले इलाकों में पाए जाते थे, और मेवाड़ के कई तालाब, झीलें और धाराएं मछलियों से भरी रहती थीं, जबकि बड़ी झीलों में अक्सर मगरमच्छ पाए जाते थे। कई शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र और कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के जंगल ऊंचे सालर, धाव, खदिरा और ढाक जैसे पेड़ों से भरे हुए थे, जबकि मेवाड़ और हाड़ौती के पहाड़ी दर्रों में आम, बबूल, बरगद, ढाक और गुलर जैसे पेड़ पाए जाते थे। बेशक सारी भूमि जंगलों से नहीं ढकी थी, और जैसा कि राजकुमार प्रताप अच्छी तरह जानते थे, मेवाड़ के किसान साल में 2 फसलें उगाते थे। सियालू, जो उत्तरी भारत की वर्षा आधारित खरीफ फसल के अनुरूप थी, उसे शरद ऋतु में काटा जाता था और मक्का, ज्वार, तिल, कपास और गन्ने की पैदावार होती थी। सर्दियों में बोई जाने वाली रबी की फसल, जिसे मेवाड़ में उनालू कहा जाता था, गेहूं, जौ, चना और अफीम की होती थी, और इसे वसंत में काटा जाता था। शिकार अभियान राजकुमारों और उनके साथियों के लिए क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने और उसकी टोह लेने का एक परंपरागत तरीका था, जबकि शासक और उनके मंत्री भी इन यात्राओं का उपयोग स्थानीय समस्याओं को जानने, उनका समाधान करने और असंतोष और संभावित विद्रोहों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए करते थे। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद राजकुमार प्रताप ने एक बालक के रूप में अपने पिता का स्नेह कभी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि महाराणा उदय सिंह अपनी सबसे प्रिय रानी भटियाणी वंश की पत्नी धीर बाई के बच्चों को पसंद करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राणा की पसंदीदा पत्नी ने उन पर अपने बेटे जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का दबाव डाला, लेकिन उदय सिंह की प्रताप के प्रति उदासीनता शायद इसलिए भी थी कि वह यह स्वीकार करने से कतराते थे कि जगमल प्रताप के सामने फीके पड़ जाते थे, और उदय सिंह का सबसे बड़ा पुत्र बेहतर योद्धा और सवार, अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी, समझदार निर्णय लेने वाला, अधिक विनम्र और शांत स्वभाव वाला था, और नोबल्स के साथ साथ आम लोगों में भी बहुत अधिक प्रिय था। धीर बाई को खुश करने की उनकी लालसा में राणा उदय सिंह शायद प्रताप के गुणों और जगमल की खामियों को अनदेखा कर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप को अपने पिता से वह सम्मान और विशेषाधिकार नहीं मिले जो उन्हें एक बड़े बेटे और उत्तराधिकारी के रूप में मिलने चाहिए थे। उदाहरण के लिए, जब प्रताप एक युवा के रूप में चित्तौड़ में रह रहे थे, एक बाद के ग्रंथ अमरसर महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में पंडित जीवधर द्वारा लिखित के अनुसार, तो राजकुमार प्रताप को चित्तौड़ के किले के पास के एक गांव में रहने की व्यवस्था की गई थी। उनकी सेवा में केवल 10 राजपूतों का एक छोटा सा दल था। यह मेवाड़ के शासक के पहले बेटे के लिए सामान्य बात नहीं थी,
जो सामान्यतः चित्तौड़ किले के भीतर कुंवरपदारो महल, राजकुमार का महल में रहता और उसकी सेवा में एक बड़ा दल होता। उन्हें शाही भंडार से जो राशन आवंटित किया गया था वह बहुत कम था, जो केवल उनके लोगों और खुद के लिए पर्याप्त था। प्रताप अपने सैनिकों के साथ बैठकर अपना साधारण भोजन खाने की आदत डाल चुके थे। कठिन परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करने की उनकी क्षमता उनके लिए बाद के वर्षों में लाभदायक साबित हुई, जब उन्हें गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पड़ा। अपने जीवन के इस चरण के दौरान राजकुमार प्रताप ने वगार क्षेत्र के चौहानों के खिलाफ एक अभियान में जनप्रिय प्रशंसा प्राप्त की, जिसमें चौहान प्रमुख सांबलदास के चचेरे भाई करमसी चौहान की सोमनदी के किनारे युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इस विजय से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग वगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया।